Hello, good morning everybody. Welcome to our channel Vidhik Sarthi. Today we are continuing our topic Uniform Civil Code. Actually लास्ट क्लास में हमने UCC को जुडिशल अप्रोच के साथ डिस्कस किया है, लेकिन आज इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ मैं और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स में बांटा है और उस पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन, प्रोविज़न, जुडिशल अप्रोच, ये पॉइंट्स हमारे जो इससे पहले जो वीडियो रही है इसमें डिस्कस हो चुका है। आज हम स्टडी कर रहे हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें जो मैंने पहला पॉइंट जो बनाया है इसका वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक युग। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की हम लोग बात करें तो जो भारतीय हैं हमारे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ये अपने पर्सनल लॉ से रूल होते थे। फिर चाहे ये किसी भी धर्म से संबंधित हो, इनका अपना एक व्यक्तिगत कानून होता था और ये जो व्यक्तिगत कानून है इनका, ये धार्मिक ग्रंथों पर, रूढ़ियों पर, इनके कस्टम्स, प्रथाओं पर आधारित होता था। और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में ये अपने पर्सनल लॉ से ही रूल होते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पर्सनल लॉ का बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पेक्ट किया है और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे अंग्रेज़ अधिकारी रहे हैं उन्होंने भारतीयों की जो संस्कृति है, जो धार्मिक जो संस्कृति है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि पर्सनल लॉ को एज इट इज़ ही रहने दिया। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब अगर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारे लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की है। इन्होंने कहा कि अगर समाज में सुधार लाने हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक समूह हैं भारत में, जो समुदाय हैं, उन लोगों की जो विरोध है, उनका विरोध का इसको सामना करना पड़ा। इसके बाद जो अगला मैंने पॉइंट लिया है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के बाद भारत। अब स्वतंत्रता के बाद अगर भारत की हम लोग बात करते हैं तो 1947 में देश आज़ाद होता है और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं यानी कि संविधान निर्माता हैं, उनके सामने कानून को फ्रेम करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से सेकुलरिज्म को, मतलब जो धार्मिक हमारी निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है, उसमें और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों में किस तरह से बैलेंस किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लॉ मेकर्स के सामने। और यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के विषय पर हमारी संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी आर्गूमेंट हुए, लेकिन अनेकों आर्गूमेंट्स होने के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बजाय इसे आर्टिकल 44 में निर्देशक सिद्धांत के रूप में छोड़ दिया गया है। इसके बाद हम लोग अपना अगला जो पॉइंट है इसे डिस्कस करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो केसेस हैं उनमें किस तरह से न्यायालय ने इंटरप्रिटेशन किया है, इसे थोड़ा सा देखते हैं। जनरली अगर हम न्यायालयों की बात करते हैं, कोर्ट की हम लोग बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में इन्होंने अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामले आते हैं, जैसे शाहबानो केस है,
ट्रिपल तलाक वाला मैटर है, सरला मुदगल वाला मैटर है, इस तरह के जब भी मैटर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पीछे जो आवश्यकता है उस पर बल दिया है, इशारा किया कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, हालिया घटनाक्रम की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाल ही के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी काफ़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, काफ़ी चर्चाएं हुई हैं इसके ऊपर। कुछ लोगों ने इसे लागू करने के फेवर में रीज़न दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है तो इसमें इक्वल राइट्स और जस्टिस को कंफर्म किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो चर्चाएं जो चल रही हैं वो बहुत ही जटिल है और इसमें कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक विचार भी शामिल हैं। और अब ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये नेशनल इंटरेस्ट का और डिबेट का विषय बना हुआ है। अब इसका जो अगला पॉइंट है उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये अगला टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के बाद हमने जैसे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, इसकी पृष्ठभूमि को डिस्कस किया है और इसमें न्यायालयों के दृष्टिकोण को डिस्कस किया था। इसके बाद भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो तर्क है उन्हें हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो इसके फेवर में यानी कि इसको लागू करने से क्या क्या लाभ होंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसे लागू किया जाता है तो जेंडर जो जस्टिस है, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो लैंगिक न्याय को जो है प्रमोट करेगा ये। फिर अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि भेदभाव है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें चलती हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प मिलेगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है। हमारे संविधान में जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो एक उसमें राइट आता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और अगर इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू किया जाता है तो जो समानता का अधिकार है इसे लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसे लागू करने से हमारे जो पर्सनल लॉ हैं उनको मॉडिफाई करने में, उनको रिफॉर्म करने में, उनका आधुनिकीकरण करने में हम लोगों को हेल्प मिलेगी। यही नहीं, इससे महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी और समाज को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से जटिलताओं से भरा हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने इस विषय को यहीं विराम देती हूँ और आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।